गीतकार और संगीतकार के संदर्भ में बातचीत करते हैं तो हमें उनकी पृष्ठभूमि को देखना जरूरी है और उनकी संबद्धता को देखना जरूरी है। मैंने यह बात कही कि शैलेंद्र एक चर्चित कवि थे, बाद में उन्होंने फिल्मों के लिए लिखना शुरू किया। गुलजार एक चर्चित कवि थे, बाद में उनका फिल्म से जुड़ा हुआ, और उसी तरह से जो साहिर लुधियानवी थे वह भी एक चर्चित कवि थे और बाद में उन्होंने तमाम फिल्मों के लिए गीत लिखे। इन सब तथ्यों को जब आप देखेंगे और इनकी संबद्धता को देखेंगे, इनके सरोकारों को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी। एक मिनट, कोई मीटिंग में है, उनको भी कनेक्ट करते हैं। 2 लोग। हाँ, तो शैलेंद्र के संदर्भ में जो बात हो रही थी, यहाँ दरअसल बारिश हो रही है और बारिश सीधे मेरे लैपटॉप पर सारे पानी गिर रहा है। हाँ, खैर, तो हम लोग बातचीत ये कर रहे थे कि जो गीतकार जब स्वतंत्र होकर के लिखता है तो उसकी चीजें बिल्कुल अलग ढंग की होती है, लेकिन जब वह किसी के अधीन होकर के लिखेगा, अब रीतकाल के कवियों को ही आप ले लीजिए। रीतकाल के जो कवि थे वो आश्रय दाता कवियों के यहाँ रहते थे। जाहिर सी बात है कि वो राजाओं के प्रशंसक थे, तो उनको उनके अनुसार ही लिखना पड़ता था। आज के सिनेमा की स्थिति भी लगभग उसी तरह की है। ये बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है और इस तथ्य को भी हमें समझने की जरूरत है। तो के संदर्भ में अगर यह बात भी ध्यान रखेंगे कि जो गीतकार की वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसकी संबद्धता है, वो किस तरीके की है, तो सारी चीजों को आप समझ पाएंगे कि हाँ किस तरह। शैलेंद्र के गीत को आप देखिए उदाहरण के रूप में। शैलेंद्र लिखते हैं कि सजनवा बैरी हो गए हमार। इस तरह के गीत आपको आज की फिल्मों में नहीं मिलेंगे। तो सजनवा बैरी हो गए हमार पढ़ने से लगता है कि जैसे हम सूर और कबीर को पढ़ रहे हैं और मीरा को पढ़ रहे हैं। शैलेंद्र के और गीतों को आप देखिए, वो लिखते हैं कि तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। ये क्या है? एक उत्साह का और जोश से भरा हुआ गीत है और यह मजदूर संगठन का गीत है। बाद में इसका प्रयोग फिल्मों में भी हुआ। तो जिंदा है तो जीत पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। आज इस तरह के गाने बिल्कुल फिल्म के परिदृश्य से गायब हो गए हैं। यह बात हमें देखने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस तरीके की चीजें क्यों आई। तो गीत का जो एक और महत्वपूर्ण पक्ष है, गीत प्रभावशाली कब होता है? जब वह संगीत और दृश्य दोनों के साथ आता है। कई बार गीत के जो मुखड़े होते हैं और उसकी शब्दावलियां होती हैं, उसमें खास अर्थवत्ता होती है, वो तो ठीक बात है, लेकिन अगर वह स्वतंत्र रूप से पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कि आपको उतना प्रभावित ना करे। लेकिन अगर मान लीजिए कि उसके साथ संगीत जोड़ दिया जाए और दृश्य जोड़ दिया जाए तो वह और भी प्रभावी हो जाता है, और भी प्रभावी माध्यम हो जाता है। तो हमें एक बिंदु यह भी हो सकता है कि उसके आधार पर आप गीतों को देख सकते हैं। पहले के जो गीतकार थे जो फिल्मों के लिए गीत लिखा करते थे, उनका जो माध्यम था गीतों को लिखने का, वह सारी चीजों को देखते थे, वो पूरी कहानी को देखते थे। शैलेंद्र को ही ले लीजिए, शैलेंद्र के संदर्भ में भी यह बात लागू होती है कि वह गीतकार जो है वो तीन तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए किसी फिल्म के लिए गीत लिखता है। पहली बात क्या थी कि उस फिल्म की कहानी क्या है। अब मान लीजिए कि कोई बिजनेस के तौर पे लिखेगा तो उसको कहानी से कोई लेना देना नहीं होगा। यह बहुत व्यवहारिक बात है, इसको आप समझिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि हम आपको 1 लाख रुपया देंगे, आप एक
गीत लिख दीजिए और आपका कहानी से कोई नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का साहित्य और समाज से सरोकार होगा, वह यह मांग करेगा कि हमें यह गीत जो लिखना है वह किस पृष्ठभूमि को लेकर के लिखना है, किस तरह की कहानी है, किस तरीके का दृश्य है। शैलेंद्र के साथ यह बात थी कि वह पहले कहानी को पढ़ते थे, सुनते थे, उसकी तहकीकात करते थे, उसके बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते थे कि उन्हें गीत लिखना है कि नहीं लिखना है। उन्होंने जितने भी गीत लिखे वो बहुत ही व्यवस्थित और ढंग के हैं। किसी भी गीत को आप देख लीजिए, उसमें साहित्यिक ही आपको वह देखने को मिलेगा, उसका जो स्वरूप होगा वो साहित्यिक ही होगा। दृश्यों को भी देखना महत्वपूर्ण है कि आप गीत लिख रहे हैं तो उस समय आपके दृश्य क्या होंगे। शैलेंद्र की जो कसौटी थी वो कहानी को पढ़ते देखते थे और दृश्यों को देखते थे। उसके बाद उसकी लोक से संबद्धता क्या है, समाज से क्या संबद्धता है, समाज के लिए क्या संदेश हम उससे देंगे, और पूरी लोक चेतना के साथ अपने जीवनानुभवों को समेटते हुए तब वह इन तीनों चीजों को शामिल करते हुए वह गीत लिखते थे। ऐसे में उसकी साहित्यिकता भी बची रहती थी, वो उसका एक सामाजिक उद्देश्य भी होता था, उसमें एक लोक चेतना भी निहित होती थी। यह सारी चीजें उसमें थी, लेकिन आज ये सारी चीजें आपको गायब दिखेंगी। ये तमाम कारण है, उन कारणों पर हम जब भी हमें बीच बीच में मौका मिलेगा तो हम बातचीत। गीतों के लिए पहले के जो गीत थे उनका खास अभिप्राय होता था। आज के गीत को आप पढ़िए, उस गीत को अगर आप सिनेमा से हटा देंगे, उस फिल्म से हटा देंगे, तब भी फिल्म पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। आइटम सॉन्ग का प्रयोग होता है, आइटम डांस का प्रयोग होता है, निरुद्देश्य है, केवल दर्शकों की संख्या को बढ़ाने के लिए है। उसका कोई उसकी कोई दुनिया नहीं है, समाज से उसका कोई खास सरोकार नहीं है। हाँ, उसका खास मकसद है कि उसमें दर्शक कैसे, हम दर्शकों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो गीतों का जो पहले खास एक उद्देश्य होता था, और खास करके जब हम यह बात करेंगे कि सिनेमा के गीत और हिंदी साहित्य का, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जो साहित्यकार है वह एक समाज दृष्टा है, समाज को दिशा दिखाने का काम करता है, और उसी दिशा को दिखाने के अनुकूल वह रचना करता है। तो जब वह इन तथ्यों को ध्यान में रख करके रचना करेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसका खास उद्देश्य होगा, उस गीत का अभिप्राय होगा, उस गीत की अपनी एक निश्चित अर्थवत्ता होगी। और जब केवल मनोरंजन प्रधान चीजें होंगी और उसका सीधे केवल व्यवसाय से रिश्ता होगा, तो गीतों का क्षरण और गीतों की साहित्यिकता, उसका अर्थ पतन निश्चित होगा। तमाम गीतों के उदाहरण मेरे पास है। अगर आपके पास कोई असुविधा नहीं होगी तो हम घंटे 2 घंटे क्लास इस पर कर सकते हैं, जब तक हमारे अंदर क्षमता है। बहुत सारे गीत मैं लेकर के आया हूँ, आपको सुनाऊंगा और आपको अच्छा भी लगेगा। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, वाकई कितनी तब्दीलियां हुई हैं, कितना बदलाव हुआ। आखिर इसके कारण कौन से हो सकते हैं? यह कारण केवल एक अध्यापक होने के नाते, एक रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मेरा या सिनेमा की दुनिया का नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और उसमें आप हम सब लोग शामिल हैं। क्योंकि जो दर्शक वर्ग है, हम और आप दर्शक हैं, हम किन चीजों को देखना पसंद कर रहे हैं, किस चीज की मांग है, किससे बिजनेस को बढ़ोतरी हो रही है, निर्देशक वही चीज ला रहे हैं। अगर आप उस चीज को अवॉइड करेंगे, आप जाएंगे साहित्यिक फिल्म देखने, और गैंगटॉक में फिल्म लग जाए तो कितने लोग जाएंगे साहित्यिक फिल्म देखने? जाहिर सी बात है कि जिनका सरोकार उन सब चीजों से है वही लोग जाएंगे। बाकी आप अगर बहुत ज्यादा अपने आप को थकान महसूस करते हैं या कोई बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, तो सोचते हैं चलिए एक फिल्म देख आते हैं। आपका इसी तरह का उद्देश्य होता है, तो उसमें कोई खास मतलब नहीं होता है उन सब चीजों का। तो एक चीज और गौर करिए कि जो गीतों की दुनिया है, खास करके मैंने यह बात क्लास में भी कही है कि वह सीमाओं का गीतों ने अतिक्रमण किया है। आप
मैं नेपाली गीत भी सुनता हूँ, मैं असमिया गीत भी सुनता हूँ, मैं भोजपुरी भी सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि गीतों की एक अलग दुनिया है और उसने जो भाषा की सीमा है उसका अतिक्रमण किया है, उसको कहीं न कहीं लाँघने का काम किया है। तमाम विद्वानों का भी मानना है और यह व्यावहारिक स्तर पर भी देखा जाए तो भाषा शिक्षण की दृष्टि से सबसे उपयोगी विधा है गीत। आप जितने भी अहिंदी प्रांत हैं, हमारे दक्षिण के हों, चाहे उत्तर के हों, चाहे पूर्व उत्तर के हों, भाषा को सीखने में या बहुत ही अगर हिंदी की प्रभावशीलता सिक्किम में आप देख रहे हैं, नागालैंड में देख रहे हैं, तो यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। अकादमिक लोग अगर विश्वविद्यालय के लोग अगर यह इस पर गर्व कर रहे हों तो यह बिल्कुल झूठी बात है। ये गर्व करने की बात नहीं है, इसमें सिनेमा के गीतों की और धारावाहिकों की बड़ी भूमिका रही है। इसमें हमारा और आपका कुछ योगदान नहीं है। आप रोजगार की दृष्टि से सीख रहे हैं, आप भाषा को रुचि की दृष्टि से नहीं सीख रहे हैं। वो अपवाद जैसी चीजें होंगी 2-4% लोगों की जो रुचि के लिए भाषा को सीखते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी होगी और गीतों के संदर्भ में भी हमें अलग-अलग तरीके से देखना है। मैं कुछ आपको साहित्यकारों के नाम यानी कि कवियों के नाम बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने अ, अपनी रचनाएँ जो लिखी या तो वो फ़िल्म के लिए उन्होंने लिखी चीज़ें, पहले वो फ़िल्म के लिए नहीं लिख रहे थे, बाद में उनका इस्तेमाल फ़िल्मों में हुआ और फ़िल्मों की तरफ वो बढ़े। शैलेंद्र कवि थे, शैलेंद्र को फ़िल्मी दुनिया में लाने वाले राज कपूर थे। गुलज़ार कवि थे, गुलज़ार को फ़िल्मी दुनिया में लाने वाले शैलेंद्र थे। ये बात बहुत ही मौजू है, पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो एक नाम आपने सुना होगा बहुत ही चर्चित है चर्चित कई गाने भी देशभक्ति गाने आपने सुने होंगे। कवि प्रदीप, तमाम फ़िल्मों में गाने उन्होंने कवि प्रदीप और मजरूह सुल्तानपुरी नाम आप लिख सकते हैं कुछ-कुछ और आप सर्च करके देख सकते हैं और जब उनकी कविताओं को देखेंगे, रचनाओं को देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें याद आ जाएँगी कि हाँ, इसको तो मैंने इस फ़िल्म में सुना है, इस फ़िल्म में देखा है। तो मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, बहुत ही चर्चित नाम है, आप लोग जानते हैं। आनंद बख्शी, आप लोग सुनते होंगे तमाम, आनंद बख्शी ने गाया है, लिखा भी है। गुलजार, शकील बदायूनी, बदायूनी, प्रेम धवन, शैलेंद्र के नाम से आप वाकिफ ही हैं। कैफी आजमी, कैफी आजमी, जावेद अख्तर, सबको आप लोग जानते हैं। ये हमारी पीढ़ी में हमारे सामने दिखने वाले और लिखने वाले लोग हैं। मैं इसलिए इन नामों की चर्चा मैं कर रहा था कि उस दिन के व्याख्यान में मुझे खुद कुछ चीजें अधूरी लग रही थी। तो हमने सोचा कि यह जो गैप है उसको हम कैसे भर सकते हैं। तो इसका एक यह उपाय है हेमा कि यह जो नाम है इन नामों को देख करके अगर आप कविता कोश पर या अन्य माध्यमों से इनकी कविताओं को आप देखेंगे, आपको ढेर सारे गाने मिलेंगे, ढेर सारी रचनाएं मिलेंगी जिसका इस्तेमाल फ़िल्मों में हुआ है। आप भौचक्के रह जाएँगे कि अच्छा ये इनकी कविता है, अच्छा ये इनकी रचना है, ये गीत में इसका प्रयोग किया गया। आप इसको देखिएगा, जितने नाम मैंने बताए हैं आप ज़रूर देखिएगा, तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। कुछ गानों का मैं ज़िक्र भी करूँगा अभी। मैं सामाजिक उद्देश्य की बात कर रहा था कि पहले के गीतों में सामाजिक उद्देश्य लोगों के लिए सर्वोपरि हुआ करता था। जैसे कबीर सुर तुलसी जैसी जात-पात और अखंडता और एकजुटता की बात कर रहे थे। फ़िल्मों में भी वो चीज़ें हो रही थी, वह धीरे-धीरे फ़िल्मों में भी चीज़ें आ रही थी, भेदभाव की बात की जा रही थी। आपको एक साहिर लुधियानवी का ही वो गीत है, वो रचना पहले थी स्वतंत्र रूप से, मैं उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सुना होगा आप लोगों ने। अब आप फ़िल्मों में ये गाना सुन रहे हैं और रटते चले आ रहे हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त में।
लेकिन अगर ध्यान करेंगे, ध्यान देंगे तो यह साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, साहिर लुधियानवी बहुत ही चर्चित शायर और कवि रहे हैं, उनका लिखा हुआ ये गीत है। प्रणामी का भी कनेक्शन है कहीं, हमें नहीं दिख रही है बर्नाली। जी सर, वो बाथरूम गई है, आएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह जो बात है, साहिर लुधियानवी की जो बात है, तो मैं केवल संकेत कर रहा हूँ कि आप देखिए कि कैसे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं, और एक एक करके कैफी आजमी की तरफ आपको लिए चलता हूँ। आप लोग इस गाने को बहुत गाते हैं, कर चले हम फिजा जाने तन साथियों, सुना होगा आप लोगों ने, कितना चर्चित है। अब ये साहित्यकारों की भूमिका है। जब आप ये लिखेंगे कि सिनेमा के गीत और हिंदी साहित्यकार, तो आपको इन तथ्यों को, इन बातों को शामिल करना होगा। और जब मैं कह रहा था कि इसका एक खास उद्देश्य था, ये गाने कब लिखे गए और ये कब की फिल्में हैं, तो आप पाएंगे यह स्वाधीनता के पहले की फिल्में हैं, जब देश पराधीन था और अंग्रेजों की गुलामी से जद्दोजहद कर रहा था। उस समय फिल्मों में इस तरह के प्रयोग हो रहे थे, और उत्साहवर्धन के लिए, एक नया जोश लाने के लिए, एक नई उमंग लाने के लिए तमाम देशभक्ति के गाने आ रहे हैं। आप गौर करिए कि लगभग 47 से लेकर के 31 के बीच के जो गाने आपको मिलेंगे, वहां पर देशभक्ति की चीजें ज्यादा हैं, जोश और उत्साह की चीजें ज्यादा हैं। उसके बाद तक भी, उसके बाद जैसे चीजें बदली है वैसे गीत भी बदले। मेरे कहने का आशय महज इतना ही है कि गीतों का जो उद्देश्य था वो पहले किस तरीके का था, सामाजिक सौदेश्यता उसमें किस तरह की बरकरार थी, और आज उनका मूल्यांकन करिए इन गीतों के बरक्स, आज के गीतों का, तो आपको खुद जवाब मिल जाएगा, मुझे अतिरिक्त जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर चले हम पिता जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अगर मैं ठीक हूं तो यही लगभग पंक्ति है। तो यह जो गीत था वह युवा पीढ़ी का जो गौरव था उसका एक आख्यान है कि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी तक लगा दी, देश के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना बलिदान कर दिया। आज कोई ऐसा गीत बताइए जो युवा के गौरव का हो। एक हाथ आ गया अगर गलती से तो आ गया, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति है। इसके अलावा आप देखिए कि आज के गीतों में राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। बताइए उसमें राष्ट्रीयता कहाँ है? और राष्ट्रीयता है भी तो दूसरे तरह की है, एक खास विचारधारा है, उस पर खास लोगों का प्रभाव है, खास लोगों की सत्ता है, खास लोगों के लिए है, वह आम आदमी के लिए, और वह एक सामूहिक चेतना नहीं है। कहने का मतलब यह है कि वह एक सामूहिक चेतना नहीं है। पहले के गीतों में सामूहिक चेतना थी और स्वाधीनता का एक सघन सपना था, स्वाभिमान की चेतना थी, और लोग पूरे राष्ट्र की जो समस्या थी, राष्ट्र की जो दिक्कतें थी, वो व्यक्ति विशेष की नहीं थी, वह हर व्यक्ति उन समस्याओं को अपना स्वाभिमान समझ करके, अपनी समस्या समझ करके आगे बढ़ता था, और वही सारी चीजें गीतों में भी आनी शुरू हुई। कुछ गीत और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने सुना होगा, गाया भी होगा कि अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। यह साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया गीत है, आज के गीतकारों का नहीं है। आपको मिलेंगी ही नई चीजें। अब देखिए कि इसमें अर्थबोध है, इसमें साहित्यिकता है, इसमें रस है, इसमें छंद है, गीता है, अलंकार है, तमाम चीजें हैं। तो आप मूल्यांकन करिए, कारण क्या था कि उस समय तक सिनेमा का जो सरोकार था वो व्यावसायिकता से उतना नहीं था। लोग आम जन की चेतना के लिए, और जैसे एक साहित्यिक कृति का जो काम होता है उसके लिए वो चीजें प्रयोग की जा रही थी। आज जो सिनेमा का सरोकार है रमेश, आज जो सिनेमा का सरोकार है वो व्यावसायिकता से है, और उसके केंद्र में क्या है? मुनाफा।
उसके केंद्र में लाभ है। और साहित्य का, अब इसके ठीक उलट दो चीजें देखिए, हमने सिनेमा का बताया कि व्यावसायिकता से है, उसके केंद्र में मुनाफा है। साहित्य का जो संबंध होता है वो प्रतिबद्धता से होता है और उसके केंद्र में होती है मानवीयता और संवेदनशीलता। साहित्य में ये चीजें, मानवीयता और संवेदनशीलता आज भी बची हुई है, और लेकिन सिनेमा में व्यावसायिकता अपने चरम पर है और उसके मुनाफे की बात से आप लोग परिचित हैं। यहाँ तक कि फिल्मों का भी आकलन हम आज मुनाफे के आधार पर ही करते हैं कि इतने करोड़ और इतने ये ग्रेड पा गई तो ये फिल्म सबसे अच्छी है, सर्वोत्तम है। मेरे ख्याल से आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बोर तो नहीं कर रहा हूँगा। हाँ, ठीक है, तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं, कुछ चीजें और कुछ गाने बताते चल रहा हूँ तो आपको थोड़ी सी सहजता होगी। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, फिल्मों के गाने हैं। आज कहीं से खोज करके लाइए इस तरह के गाने को। आज क्या गाना है, उस समय बात की जा रही थी मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। आज की जा रही है कि मैं करूंगा तेरे साथ गंदी 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 बात। ये गाना है आज का। ये सच्चाई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। गाने में देखिए कितना बड़ा फर्क है कि उस समय की मांग थी कि उस समय देश की बात कही जा रही थी कि मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, और आज मैं करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गाने में कितना बड़ा अंतर है। इसके अलावा देखिए कि प्रेम का स्वरूप भी बदला। प्रेम की व्याख्या पहले क्या होती थी, आप लोग परिचित हैं। उसने कहा था कहानी पढ़िए और तमाम उदाहरण है निश्चल और निस्वार्थ, तो आपको खुद उसका उदाहरण मिलेगा। प्रेम का स्वरूप बहुत तेजी से बदला और मनोरंजन का जो मिजाज है वो तेजी से, जो गीत है वो मनोरंजन की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं, मनोरंजन की तरफ तेजी से करवट ले रहे हैं। और यही कारण है कि ये गाना आपको सुनाता हूँ, आप लोग जानते हैं, हमेशा उसको गाते भी हैं। उसमें साहित्यिकता को आप खोजिए और उसमें अलंकार को मुझे बताइए कहाँ है। वो गाना है कि मेरे फोटो को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से, और मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। ये गाना है। अब बताइए कि मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, और उसी कड़ी में जो दूसरा गाना है कि मेरे पोते को सीने से यार चिपका ले सैया फेविकोल से, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार, पटा ले सैया मिस कॉल से। देखिए कि प्रेम का स्वरूप क्या है, यह भी प्रेम है। तो आपको खुद ब खुद चीजों में एक बड़ा फर्क देखने को मिलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के गीतों में चिंतन से कहीं अधिक चिंता अधिक हो गई है। मतलब उस पर चिंतन, आज के जो गीत हैं वो चिंतन का विषय नहीं बल्कि चिंता का विषय है। मैं थोड़ा सा संशोधन कर रहा हूँ अपनी बातों में। वह चिंतन का विषय बचा ही नहीं है, वह तो चिंता का विषय हो गया है। और तमाम सेंसर बोर्ड जो बनाए गए हैं वह इजाजत देते हैं इस तरह के गीतों को चलाने के लिए। कहीं ना कहीं उन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। यह सेंसर बोर्ड ही इजाजत देता है इस तरह के गाने को चलाने के लिए, जब गाने में ये बोल आए कि चोली के पीछे क्या है, आती क्या खंडाला। गाने हैं, आप लोग सुने होंगे, आती क्या खंडाला और चोली के पीछे क्या है। सेंसर बोर्ड से ही चीजें छन करके आ रही है, कहीं दूसरी दुनिया की चीजें नहीं है। अब आप इसमें अलंकारिकता ढूंढिए और इसमें दृश्य को देखिए, तमाम चीजों को देखिए, आपको समझ में आएगा खुद। कुछ उदाहरण और मैंने पहले ही कहा आज के व्याख्यान से पहले ही कि हम महज आपको संकेत कर रहे हैं और आपको ढेर सारे उदाहरण देंगे।
जिससे आप चीजों के अंतर को समझ पाए। और एक लगभग मैं 100 वर्ष की यात्रा करने की कोशिश करूंगा, सिनेमा के गीतों की 100 वर्ष की यात्रा। मैं 1931 से शुरू हुआ हूँ और आपको लेकर के आऊंगा 2020, आज 27-28 जो भी है यहाँ तक। कोई गाना आया होगा सुना दूंगा। तो ये जो चिंता है, अब 2-3 बातें और भी। पहले के गीतों में विरह, वेदना, जुदाई, ब्रेकअप जिसे कहते हैं, और दर्द, ये सब चीजें थी, बहुत ही गहरे रूप में थी ही नहीं, बहुत गहरे रूप में थी। गीतों की आत्मा में बसती थी ये सारी चीजें। आपको बहुत पुराने गाने शायद आपकी पीढ़ी में न या रहे हों। बाबुल का वो घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है, विदाई का गीत है, ज्ञानवती। तो ये जो है, और उसके बाद एक गाना है, मतलब ये विरह और विदाई, जुदाई, दर्द, पीड़ा, तमाम वेदना, इस तरह की ये गीत है। बाबुल का वो घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। अगर इन गीतों को आपने नहीं सुना है तो आप यूट्यूब सर्च करेंगे, आपको तुरंत मिलेगा, सुनिएगा जरूर। और एक गाना बहुत ही अच्छा है, वो एक आपके जो सावन बरसे, अब अपग्रेड टाइम का आ रहा था, मैंने कर दिया है अपग्रेड टाइम। शायद मुझे बहुत इसकी समझ नहीं है तकनीक की, लेकिन हमने अपग्रेड कर दिया है। जो होना होगा होगा। तो एक गाना है कि अब के जो सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां। इसमें देखिए साहित्यिकता है और अलंकार भी है। बरस का अर्थ और बरसना का अर्थ अलग अलग है। अब के जो सावन बरसे, अब के बरस तो बरसेंगी अखियां। बरसेंगी अखियां, ये साहित्य की चीज है जो सिनेमा में आई, ये फिल्मी गीतों में इसका प्रयोग हुआ। और आज देख लीजिए, आज जो विरह है वो क्या है। बहुत पहले की बात है, 10-20-30 साल पहले की। मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, यह भी विरह है। देखिए वो जो गाना है कि बरसेंगी अखियां और मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, उतना ही नहीं, विरह देखिए किस रूप में बदला। कांटा लगा और हाय लगा, और न जाने किसके किसके पीछे। और आप लोग जानते हैं गाने को, उसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। बंगले के पीछे तो बेरी के पीछे तो फलाना ढिकाना दुनिया भर। तो ये अंतर है। अब विरह के स्तर पर संभव नहीं है कि बहुत सारे उदाहरण बताए जा सके, क्योंकि इसकी एक अपनी लिमिट है। तो ये जो कांटा लगा और मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, और आप 30 साल पीछे जाएंगे तो आपको वो साहित्यिकता और गैर साहित्यिकता का द्वंद्व जो है, उसका जो अंतर है, वो अपने आप समझ में आएगा। पहले की फिल्मों में आप लोगों ने बहुत सारे दोस्ती के गाने सुने होंगे। दोस्ती के गाने सुने होंगे, दोस्ती फिल्म भी है, और अमिताभ बच्चन और शशि कपूर और तमाम लोगों की फिल्मों में बहुत ही अच्छे ढंग से चीजें आई। शैलेंद्र का एक गीत है और उसका कुछ हिस्सा आप नोट कर सकते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि, आप लोग जानते भी हैं उस गाने को, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और आगे अगर 4-5 लाइन और नीचे में आ जाऊं, अगर मैं सही हूं तो, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहना हमारा, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। देखिए ये हमारा है साहित्य। अलग बात है फिल्म में आ गया। और ये पहले दोस्ती का एक खास मानी हुआ करता था, खास मतलब हुआ करता था, एक प्रतिबद्धता हुआ करती थी, उसका एक अलग मूल्य हुआ करता था जो गीतों में आया। और एक गाना और भी है जिससे आप परिचित होंगे मेरे ख्याल से, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। इस फिल्म का है,
मुझे नहीं पता, लेकिन याद नहीं है। लेकिन इसमें प्रतिबद्धता देखिए, ज्ञानवती, हाँ ज्ञानवती जी दोस्ती सर। किस फिल्म से है? सर शोले से है। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो शोले फिल्म से है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। अद्भुत गाना है, पूरा सुनिए। और यानी यहाँ पर एक दोस्ती की प्रतिबद्धता है, एक उसका मूल्य है, उसका एक अर्थ है। अविश्वास भी अगर दोस्ती में हुआ तो किस तरह के गाने आए, उसका एक मिसाल, उसकी एक मिसाल मैं देना चाहूंगा कि दोस्त दोस्त न रहा, प्यार प्यार न रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार न रहा। यही गाना है। तो ये तो अविश्वास का गाना है, लेकिन यह अविश्वास जब आगे बढ़ा और आज की दुनिया में हम प्रवेश कर गए, तब दोस्ती के गाने कैसे आए वो भी मैं बताता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्ती के मूल्यों की धज्जियां उड़ गई आज के समय में। और सिनेमा में उसका प्रयोग कैसे हुआ कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सोचिए, अब दोनों के अंतर को देखिए कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, बोले तो ऊपर से बोलते हैं मीठे, नीचे से खींचते हैं चड्डी। गाना है, सुन लीजिए पूरा गाना। ऊपर से बोलते हैं मीठे और नीचे से खींचते हैं चड्डी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। सोचिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। में साहित्य में हम बात करते हैं कि वो समाज का दर्पण है और एक आईना दिखाने की बात करते हैं। कौन सा आईना आप दिखाएंगे, दोस्ती का कौन सा पैगाम आप दे रहे हैं लोगों को कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है? ये क्यों इस तरह की चीजें आ रही है, क्यों इस तरह की तब्दीलियां हुई? अब आपको थोड़ा सा और दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। दिल को केंद्र में रख करके दिल पर बहुत सारे गाने आए। आप लोग तो हमेशा गाते हैं, रमेश हमेशा गाते हैं। तो दिल में मतलब उसमें तमाम चीजें हैं, उसमें सच्चाई है, ख्वाहिश है, टूटन है, समर्पण है, इजहार है, वेदना है, प्रेम के जितने भी, दिल के जितने भी मानदंड है वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी तमाम विषय फिल्मों में भी आए, और फिल्मों में तब कैसे आते थे और नायक और नायिका के बीच की कैसी चीजें होती थी, थोड़ा सा एक दो मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा। एक गाना आपने सुना होगा कि दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी। और यह पूजा आज कहाँ गई? अच्छा, पूजा नहीं है इसमें, पूजा कहाँ है? पूजा कहाँ है भाई? सर रूम में होगी। अरे तो कनेक्शन क्यों नहीं है उनका? थोड़ा सा भाई, थोड़ा दोस्ती निभाइए आप लोग। इतनी बात दोस्ती ठीक को है हो सर। रही है और किसी का इतना नुकसान हो रहा है। दोस्त दोस्त ना रहा। हाँ वही वही बात है। ठीक है सर, फोन कर देते हैं। तो प्लीज इन्फॉर्म। शबनम ही हाँ, नहीं बताइए। तो हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो गाना है, देखिए कि ये नायक और नायिका के बीच की बातें थी उस समय कि दिल में तुझे बिठा के। और ये नायक और नायिका दोनों गाते हैं, इसका जेंडर चेंज हो जाता है। कर लूंगा मैं बंद आंखें, पूजा करूंगा तेरी। ऐसा नहीं कि केवल नायिका ही गाती। तो अब इतने मतलब मनोरंजन जैसी चीजों में देखिए प्रणामी को जमाई आ रही है, देख रहे होंगे आप लोग। हमको तो अपने मतलब पढ़ाने पे तरस आती है कि हम क्या क्या करें। वहां से मुझे देख कर के जमाई आ जा रही है, अजीब बात है। गीत पढ़ाने पे अगर जमाई आ रही है तो हम क्या पढ़ाएं आप लोगों को? खैर, अपने विषय पर लौटते हैं, दूसरे गाने की तरफ करते हैं कि नायक और नायिकाओं ने पहले की फिल्मों में अपने प्रियतम को या प्रेयसी को देवता माना है। देवता जैसी चीजें आई हैं, आप लोगों को गाना याद होगा। वो देवता की संकल्पना किस तरह से टूटी, वह मूल्य कैसे विघटित होते गए,
वो तमाम चीजों को आप देखिए। एक गाना है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। हर गाने में पूजा आ रही है। तो तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। क्या हुआ शबनम? फोन नहीं उठा रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, बाद में आप लोग समझा दीजिएगा, जो भी समझ में आएगा। तो मैंने ये बताया कि जो मूल्य था हमारा वो किस तरीके का था कि तुम ही देवता हो। नायक और नायिका के बीच ये बात हो रही है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। ये तब्दीलियां कैसे हुई? आपको एक गजब का उदाहरण दूंगा इसके बाद, अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे तो। ये वाला नहीं, अभी हम बता रहे हैं जो हमारा मूल्य जो बचा हुआ था उसका मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ कि सिनेमा के गीतों में आप देखिए, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के, मैं आई रे तेरे लिए सारा जग छोड़ के। अगर नायिका समाज को चुनौती भी दे रही है तब भी देखिए गीत कैसे है, समाज से वो लड़ रही है।